आपको पुनः जीव विज्ञान पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हमारे विद्यालय की वेबसाइट जो बनी हुई है www.sdcollege.org, यहाँ से आप सीधे हमारे विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर, चूँकि ऑनलाइन एडमिशन आरंभ हो चुका है, तो आप यहाँ से एडमिशन का जो भी फॉर्म है उसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया निःशुल्क है। इसके दौरान आप हमारे वेबसाइट के ही द्वारा कोई भी समस्या हो या किसी भी प्रकार का सुझाव हो वो आप दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी वेबसाइट के जरिए ही हमारे जो विद्यालय के अनुभवी अध्यापकगण हैं उनके द्वारा बनाए गए जो वीडियो है, जो आपके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसका लिंक और हमारे क्लासेस के जो ऑनलाइन ग्रुप्स हैं उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। तो हमारे विद्यालय की वेबसाइट है www.sbicollege.org। आप इस पर विज़िट करिए और एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो बिना लेट किए आप हमारे विद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया में जुड़ जाएं और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के ज़रिए आप घर बैठे ही अपने नोट्स और अपने सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करें। धन्यवाद। तो हम बात करेंगे आज फिर से, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर चल रहा था जीवों का जनन। जीवों के जनन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कितने प्रकार के जनन होते हैं वास्तव में। तो पौधे और जंतुओं में मिलाकर कुल मुख्यतः 3 प्रकार के जनन होते थे: कायिक जनन, लैंगिक व अलैंगिक जनन। जिसके दौरान हम लोग कायिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ कायिक जनन के मुख्य रूप से 3 भाग बताए गए हैं। जहाँ कायिक जनन संभव होता है, जो मुख्य रूप से जड़, तना व पत्ती होती है। और हम बात कर रहे थे कायिक जनन के जड़, तना व पत्ती के द्वारा होने वाले जनन के प्रकार के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत गुटी लगाना, रोपण, कलम इत्यादि विधियों को जाना। आज हम बात करेंगे कायिक जनन के लाभ के बारे में कि क्या इससे लाभ है और क्या इससे हानियां हैं। तो हम बात करते हैं कायिक जनन के लाभ के बारे में। तो बच्चों, पहला लाभ तो ये है कि कायिक जनन के द्वारा जो है हम कम समय में किसी पौधे की एक से अधिक संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यानी किसी पौधे की नर्सरी बहुत ही कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। तो इसका पहला लाभ यही है कि एक ही पौधे का अल्प समय में फसल तैयार, या फिर इसको हम नर्सरी कह सकते हैं, नर्सरी तैयार करने में आसानी होती है। इसका दूसरा प्रमुख लाभ ये है बच्चों, चूँकि बहुत ऐसे जो बहुकोशिकीय पौधे हैं जो काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद फल देते हैं, जैसे 4 साल या 5 साल। फॉर एग्ज़ाम्पल आम का पेड़ अगर मान लेते हैं, तो एक अमूमन आम के पेड़ को अगर आप बीज के द्वारा रोपण करें तो उसको मैच्योर होने में और फल लगने में लगभग 4 साल से 5 साल का समय लगता है। चूँकि यह 4 साल से 5 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है फल लेने के लिए, अतः हम कायिक जनन के द्वारा इस कमी को भी कम कर सकते हैं और इसके द्वारा देर से लगने वाले फलों वाले वृक्ष को कम समय में ही फल प्राप्त होता है।
ठीक है बच्चों, यह इसका दूसरा लाभ है। इसके अलावा इसका तीसरा लाभ ये है कि कायिक जनन के दौरान पौधों के अंदर या जीवधारी के अंदर का जो भी डीएनए स्ट्रक्चर होता है वह मूल का यानी सेम टू सेम उसके संतति पौधे में ट्रांसफ़र होता है, यानी कोई त्रुटि नहीं होती है। ये इसका तीसरा लाभ है। जनक पौधे के आनुवांशिक लक्षण पूरी तरह संतति पौधे के समान ही होती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और बात, जो हमारा ये कायिक जनन हो रहा है जिसके द्वारा हम नए पौधे बना रहे हैं, इस कायिक जनन के द्वारा बने हुए जो पौधे हैं इनकी आनुवंशिकता अर्थात जो भी संतति से नए पौधे का अगले चरण में विकास होगा उनमें भी यह आनुवांशिक लक्षण बिल्कुल समान ही होगा, क्योंकि यह उसी के भाग होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा अल्प समय में अधिक से अधिक हम फलों की खेती कर सकते हैं और अधिक से अधिक कम समय में ही हम उससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक लाभान्वित होना। इस प्रकार से यह कुछ जो है कायिक जनन के लाभ हैं। तो बच्चों यहाँ पर तो कायिक जनन के बहुत आपको लाभ अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन इस लाभ के साथ कायिक जनन की कुछ हानियाँ भी हैं। जैसे हानियों में क्या है, अगर हम बात करते हैं कायिक जनन के पहले, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि एक ही पौधे का अल्प समय में फसल तैयार करना अर्थात नर्सरी उसकी उगाई जा सकती है, यह इसका लाभ है। लेकिन लाभ के अलावा बच्चों एक और बात है, यहाँ पर जो हमारा यह आनुवांशिक लक्षण है, पहली हानि तो यही है चूँकि किसी भी पौधे के अंदर का अगर आनुवांशिक लक्षण लगातार सेम रहता है यानी समान रहता है, तब समय के उपरांत पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल वह अपने आप को ढाल नहीं पाता, और ऐसी दशा में क्या होता है, उसके अंदर का जो आनुवांशिक सूचना होती है वह धीरे धीरे त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण होने लगती है समय के बदलाव के साथ, जिसकी वजह से यह पौधा जो है रोगी होता है। और यहाँ एडवांटेज में क्या है बच्चों कि एक और है, जैसे पांचवा लाभ ही है इसका कि इसका आनुवांशिक रोग बहुत कम होता है, यानी इसमें कोई आनुवांशिक रोग नहीं होता। बच्चों यह वाला जो टॉपिक है इसमें कोई आनुवांशिक रोग नहीं होता, यह तभी लागू होता है जब आपका जनक पौधा जो है बिल्कुल स्वस्थ हो और उसमें किसी भी प्रकार की आनुवांशिक त्रुटि न हो। यद्यपि अगर उस पौधे के अंतर्गत कोई आनुवांशिक त्रुटि होती है तब वह त्रुटि जो है उसके संतति पौधों में भी जाएगी। इसी वजह से यह टॉपिक जो है वह लाभ और हानि दोनों दर्शाता है। अब चूँकि हम हानि की बात करते हैं तो हानि में क्या है कि आनुवांशिक रोग उत्पन्न भी हो सकता है उत्परिवर्तन के द्वारा।
यहाँ तक कि लैंगिक लक्षण या आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी समान होने से नई जातियों की उत्पत्ति जो है वो संभव नहीं है, ये इसकी दूसरी हानि है। तो अगर हम हानि की बात करते हैं तो एक बार फिर से मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अंतर्गत पहली हानि ये है कि आनुवांशिक लक्षण समान होने से आनुवांशिक त्रुटि समयांतराल में होने की संभावना, ठीक है। इसके अलावा यदि जनक पौधा बच्चों यदि जनक पौधा दोषपूर्ण हुआ तो हमारी सारी संतति पौधे की जो नस्ल हम बना रहे हैं वह भी दोषपूर्ण ही होगा। यह सबसे बड़ी बात या समस्या कायिक जनन के अंतर्गत आती है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से पौधे का चुनाव करना चाहिए और ठीक स्वस्थ प्रकार के पौधे से ही नर्सरी करनी चाहिए। यदि जनक पौधे में आनुवंशिक त्रुटि हो तो संतति में भी यह दोष स्थानांतरित होता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि कायिक जनन में चूँकि हर बार जो है पौधे के सेम आनुवांशिक यानी जनक पौधे के समान ही आनुवांशिक लक्षण जो है संतति पौधे में जाते हैं, यानी इनकी नस्लता जो है वो बराबर रहती है, लेकिन नई नस्लों का विकास नहीं होता है। तो यहाँ यह इसका एक थोड़ा कमी है कि इस विधि से नई नस्लों का विकास नहीं होता। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह कुछ कायिक जनन के लाभ के अंतर्गत चीज़ें या तथ्य आते हैं। अब हम बात करते हैं कायिक जनन के बाद सूक्ष्म प्रवर्धन की। सूक्ष्म प्रवर्धन को हम अंग्रेजी में माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। आइए हम देखते हैं माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सूक्ष्म प्रवर्धन बच्चों, सूक्ष्म प्रवर्धन में दो शब्द हैं, सूक्ष्म और प्रवर्धन। प्रवर्धन का अर्थ है विकसित करना यानी बड़ा करना, और सूक्ष्म का अर्थ है छोटी वस्तु से। तो इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, हम पौधे के किसी छोटे से टिश्यू यानी ऊतक या उसकी एक कोशिकाओं को पोषक तरल द्रव्य माध्यम में उचित तापमान पर प्रयोगशाला में ही उसे उचित तापमान और पोषक संवर्धन चीज़ें देकर उस छोटे से टिश्यू
या उस छोटे से कोशिका को विकसित करते हैं और उससे नए पौधे को बनाते हैं। यह क्रिया जो है चूँकि प्रयोगशाला में होती है, इस वजह से इसे हम सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा भी यही होगी कि प्रयोगशाला में उचित पोषण, माध्यम, ताप व अन्य संतुलित कारकों की उपस्थिति में पादप के कोशिका या ऊतक, पादप के कोशिका या ऊतक को विकसित कर नए पौधे तैयार करना नए पौधे तैयार करना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से माइक्रो प्रोपगेशन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी के अंतर्गत संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप हम नए प्रकार के पौधे को प्रयोगशाला में उत्पन्न करते हैं उसके किसी टिश्यूज़ या उसके किसी सेल्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो हमारा टॉपिक आता है निषेचन। निषेचन क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया जो है वो अब पुष्प के जनन यानी हमारा अगला चैप्टर आता है जीवों के जनन। बच्चों आज का टॉपिक हमारा ख़त्म, यानी पहला चैप्टर हमारा जो है जीवों का जनन यही समाप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है पुष्पों में जनन। पुष्पों में जनन के अंतर्गत अब हमें सबसे पहले पुष्प के भाग, पुष्प के अंग और उससे संबंधित शब्दावलियों को पहले समझना होगा। उसके बाद पुष्पों में होने वाले निषेचन को समझना होगा। तो इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि पुष्प में कौन सा नर भाग होता है और कौन सा मादा भाग होता है। आज मैं पुनः आपको एक बार बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। आपके घरों में या आसपास आपको गुड़हल का पुष्प देखने को मिल जाता है। तो एक प्रारंभिक गुड़हल के पुष्प की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। अगर एक गुड़हल के पुष्प को देखा जाए और बीज से उसको कट कर कर उसकी कुछ पत्तियों को हटा दिया जाए तो वह कुछ इस प्रकार से बच्चों दिखाई देंगी, जहाँ पर यह ऐसे लगा हुआ होगा। एक बीच में लाल रंग का यह एक केंद्र होगा जिससे ऐसे दाने के रूप में चिपके होंगे कुछ पार्टिकल्स।
ठीक है, मैंने इस पुष्प को पूरा ऊपर से नीचे तक खड़ी काट के रूप में दर्शाया है, जिसके अंतर्गत यह पुष्प की लाल रंगों वाली जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो होती हैं, उसके बीच का यह भाग है नीचे, और इस प्रकार से यह हमारा एक गुड़हल का प्रारूपिक पुष्प है। अब इसके पार्ट क्या है, तो इसके पार्ट सबसे पहले यहाँ एक कैप जैसी संरचना होती है जो बाह्य दल कहलाता है। ठीक है, यह जो लाल रंग की संरचना होती है पंखुड़ियाँ, यह दलपुंज कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मादा भाग की। तो यहाँ से यहाँ तक का जो यह भाग आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल यह मादा भाग है। इसका नामकरण क्या है यह हम देख लेते हैं। सबसे ऊपरी हिस्से को सबसे ऊपरी हिस्से को बच्चों कहा गया है वर्तिका ग्रह। इसके इस नली को कहा गया है वर्तिका नली। स्टाइलिस को कहते हैं। यहाँ यह जो उभार वाला मोटा हिस्सा है जो फूला हुआ है, इस उभार को कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंतर्गत बच्चों एक और छोटा चैम्बर होता है, आप सावधानी से अगर उसका ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो आपको यही संरचना आपको बच्चों दिखाई देगी। इस छोटे वाले चैम्बर को हम कहते हैं बीजांड। और बीजांड के अंदर ये जो छोटे छोटे कोष्ठक बने हैं, इसके अंदर होते हैं अंडाणु कोशिका। अंडाणु कोशिका। इस प्रकार से बच्चों यहाँ से यहाँ तक यह जो भाग है यह पुष्प का मादा भाग है, मादा जनन अंग। मादा जनन अंग। यह इतने पार्ट मिलकर पुष्प के मादा जनन अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, अब पुष्प का नर जनन अंग समझते हैं एक बार पुनः। तो नर जनन अंग के अंतर्गत यह जो एक गोले और एक डंडे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, दरअसल यही पुष्प का नर भाग होता है। इसको और थोड़ा हम मैग्नीफाई करके अगर हम देखें तो यह कुछ इस प्रकार से दिखता है। एक जीरा, जीरे जैसी संरचना होती है और इससे यह एक डंडी लगी होती है। ठीक है, अब इस संरचना को हम कहते हैं परागकोश। ठीक है, परागकोश की अगर हम ट्रांसफर सेक्शन की बात करें तो इसको अगर हम बीच से कट करते हैं और मैग्नीफाई करके देखते हैं तो परागकोश को बीच से कट करने पर यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे भिंडी आप लोगों ने देखा होगा उसके 4 कोष्ठक, ठीक उसी प्रकार से यह कुछ ऐसी संरचना दिखाई देगी। और इसी के अंतर्गत डस्ट पार्टिकल यानी छोटे छोटे कण के रूप में डस्ट भरे रहते हैं, यानी धूल के कण की तरह आपको दिखाई देगा। यही धूल के कण दरअसल होते हैं पराग
कण। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का जो यह चीज़ है, यही उसका नर भाग है, नर जनन अंग। ठीक है। इस प्रकार से एक पुष्प के अंतर्गत यह उसकी बेसिक चीज़ें होती हैं, जिसमें वर्तिका नली, अंडाणु कोशिका, अंडाशय, बीजांड, यह उसके मादा जनन अंग के अंतर्गत आता है, और उसके नर जनन अंग के अंतर्गत परागकोश और परागकण आते हैं, जिस परागकण का निर्माण इसी परागकोश के अंतर्गत होता है। अब हम आगे बात करेंगे निषेचन की। तो पुष्पों में निषेचन कैसे होता है, उससे पहले एक शब्दावली आती है परागण की। अब परागण क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। हम बात करेंगे परागण की। परागण को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब परागण होता क्या है, तो परागण के अंतर्गत हम एक डायग्राम बनाकर आपको बता देते हैं। क्योंकि पुष्प या एक मान लेते हैं कोई पौधा है, तो बच्चों ये हमारा एक प्रारूपिक पौधा है जो मिट्टी या ज़मीन से लगा हुआ है। ये इसकी पत्तियां, यह इसके पुष्प, यह हमारा पुष्प हो गया, ये इसकी पत्ती हो गई। इसी प्रकार से एक और पौधे को हम ले लेते हैं। परागण को समझने के लिए कम से कम 2 पौधे को हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। हम उसका कारण भी बताएंगे आपको, या आपको जैसे ही हम समझाएंगे आपको वो कारण भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों हम कम से कम 2 पौधों को ले रहे हैं, ताकि आप यह समझ सके कि परागण की क्रिया होती क्या है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सेम एक ही प्रकार के 2 पौधे मैंने लिए। अब इसका परागण से क्या तात्पर्य है यह मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले परागण की परिभाषा यही है कि पौधे के नर भाग, यानी पौधे का नर भाग क्या है, यहाँ हम सबसे पहले जान लेते हैं। पौधे का नर भाग यह था, ठीक है, जिसे हम परागकोश कहते हैं।
ठीक है। पौधे के नर भाग अर्थात पराग कोश से पराग कण का निकलकर पौधे के मादा भाग यह नर, ठीक है, यहाँ से पराग कण का निकलकर पौधे के मादा भाग, ठीक है, पौधे का मादा भाग बिल्कुल यही था बच्चों, मादा भाग पर यहाँ यह डस्ट पार्टिकल जो है अगर यहाँ वाले हिस्से पर यानी वर्तिकाल पर अगर पहुँचता है तब यह क्रिया जो है परागण कहलाती है। बिल्कुल आसान है बच्चों, यानी पौधे के नर भाग से, नर भाग यानी परागकोश से, पौधे के नर भाग यानी परागकोश से पराग कण का निकलकर पौधे के मादा भाग के वर्तिकाग्र पर अगर यह डस्ट पार्टिकल जो धूल के कण वाले जैसे पदार्थ हैं वो अगर यहाँ सरफेस एरिया यानी वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो यह क्रिया जो है वह परागण कहलाती है। परिभाषा भी आप इसी चित्र के द्वारा ही बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे परागण की बात करें तो बिल्कुल आसान है, पौधे के नर भाग पराग कोश से परागकण का निकलकर पौधे के मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा परागण की परिभाषा संपन्न हो जाती है या बन जाती है कि पौधे के नर भाग के परागकोश से पराग कणों का निकलकर पौधे के मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया जो है यह परागण कहलाती है। अब परागण कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला परागण होता है जिसे कहते हैं स्वपरागण और दूसरा परागण होता है जिसे कहते हैं परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब बच्चों यह क्या होता है, स्वपरागण और परपरागण। अब इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक जैसे दो पौधों की। इन्हें बहुत ही आसान तरीके से, अगर आपको परागण समझ में आ गया तो आप यह दोनों चीज़ें भी बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, परागण के लिए अब अगर हम बात करते हैं स्वपरागण की, तो स्वपरागण किसे कहते हैं? यह एक प्रारूपिक पौधा हमारा पहला है। अब यहाँ इस पौधे में दो पुष्प हैं, यह एक पुष्प है और यह एक पुष्प है। और मान लेते हैं पौधे में किसी दूसरी शाखा पर भी कोई पुष्प है, यहाँ और एक यहाँ भी हम मान लेते हैं, यहाँ भी पुष्प है। अब स्वपरागण में बच्चों क्या होता है, परागण अपने ही आप यानी पौधे के पौधा एक ही रहेगा और उसी एक पौधे पर उपस्थित जो भी पुष्प हैं उनमें अदल बदल कर अगर चले जाते हैं परागकण, तो वह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। यानी
यहाँ देखिए चित्र में ध्यान से देखिए, परिभाषा क्या होगी, किसी पौधे का, यानी यह कोई एक पौधा है, किसी पौधे का परागकण, ठीक है, मान लेते हैं हम यह एक पौधा है, ठीक है, इस पौधे का परागकण, मान लीजिए इस पुष्प में भी भाई नर भाग होगा और मादा भाग होगा फॉर एग्जाम्पल, उसी प्रकार से इस पौधे का यह एक पुष्प है, यहाँ का किसी पौधे का परागकण, इस पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के, यानी इसी पौधे के उसी पुष्प पर या इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, ठीक है, यानी परागकण वर्तिकाग्र। बहुत ही आसान है बच्चों, बस ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, यानी किसी पौधे का परागकण उसी पौधे के उसी पुष्प पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर, चाहे इस पुष्प पर हो या फिर इस पुष्प पर हो या फिर इस पुष्प पर हो, किसी पुष्प पर, यानी उसी पौधे, पौधा वही होना चाहिए और पुष्प चाहे कोई भी हो, यानी किसी पौधे का परागकण उसी पौधे के पुष्प पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर अगर स्थानांतरित होकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यहाँ से उठा परागकण, या तो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया या इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, तो यह क्रिया बच्चों स्वपरागण होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पौधे का इस्तेमाल होता है, भले ही पुष्पों की संख्या कुछ भी हो या पुष्प उस पौधे पर चाहे जो भी हो, अगर इसी एक ही पौधे में अदला बदली परागकणों की हो रही है तो यह क्रिया बच्चों स्वपरागण कहलाती है। कुछ बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है, तो उसी अंतर को समझाने के लिए मैं यहाँ आपको चित्र बनाकर बता रहा हूँ कि स्वपरागण के अंतर्गत क्या होता है। किसी पौधे का परागकण उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। ठीक है बच्चों, यानी हमारा पौधा एक रहेगा और उसी एक ही पौधे के पुष्प के जो परागकण होंगे वो उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर या उसी पुष्प पर अगर जाते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, यहाँ किसी भी अन्य की सहायता नहीं ली जाती। इसका बेनिफिट यही है कि स्वपरागण में किसी अन्य बाह्य वस्तु के सहायता की आवश्यकता ही नहीं होती पुष्प के परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम बच्चों परपरागण की कि परपरागण क्या होता है। तो परपरागण में कम से कम बच्चों 2 या 2 से अधिक पौधों की आवश्यकता होती है, यह बात जान लीजिएगा। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब परपरागण की बात अगर की जाए तो परपरागण की परिभाषा भी यही होती है कि किसी पौधे का परागकण
उसी नस्ल के किसी दूसरे पौधे, ठीक है, यहाँ नस्ल होगा। क्यों? क्योंकि पौधे का जाति जो है वो एक ही होने चाहिए। नस्लें भले ही थोड़ी भिन्न हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जाति वही होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी पौधे का परागकण उसी जाति के पौधे या उसी जाति के भिन्न नस्ल के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है। तो यह घटना पर परागण कहलाती है। अब बच्चों, मैं यहाँ पर आपको जाति शब्द को इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि पौधा हमारा एक ही जाति का होना चाहिए, भले ही उसकी नस्लें भिन्न भिन्न होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात कर ले गेहूं की, तो गेहूं की भिन्न भिन्न नस्लें होती हैं, लेकिन जाति गेहूं का एक ही होता है। तो हमें इस प्रकार का पौधा हमारा होना चाहिए जो एक ही जाति का हो, लेकिन अगर नस्ल भिन्न भिन्न हो तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 पौधे या 2 से अधिक पौधे में यह क्रिया होती है। पर परागण की क्रिया 2 पौधों के बीच ही होती है, यह ध्यान देने योग्य वाली बात है भाई। क्योंकि अब यहाँ हम समझते हैं, जैसे पहला पौधा हमारा ये है, दूसरा पौधा ये है। अब हम बात करते हैं परागकण की। तो यहाँ किसी पौधे का परागकण, मान लीजिए इस पौधे का परागकण जो है यह डस्ट के रूप में है, जो किसी पौधे का परागकण इसी जाति का यह दूसरा पौधा है, उसी जाति के दूसरे पौधे या उसी जाति के भिन्न नस्ल वाले, इसी जाति का यह कोई अगर भिन्न नस्ल वाला है तो भी, भिन्न नस्ल वाला तो भी उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर यह जाता है, वर्तिकाग्र पर, तो यह क्रिया पर परागण कहलाती है। पर परागण, ठीक है बच्चों। यहाँ एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि किसी पौधे का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के परागकण के अगर पुष्प पर जाती है तो यह क्रिया जो है वह पर परागण कहलाती है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमारा पर परागण संपन्न होता है। अब पर परागण की खासियत क्या है? तो बच्चों, पर परागण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पर परागण होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि एक से दूसरे पौधे पर जाने में पौधे की डिस्टेंस यानी दूरी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, और इस वजह से इस दूरी को परागण कैसे तय करेगा? यह किसी माध्यम, जैसे हवा के द्वारा, जल के द्वारा, या फिर किसी जंतु के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा। यानी पर परागण में, यहाँ देखिए, इसकी खासियत यह है कि पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, यहाँ माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यह इसकी सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है बच्चों। दोनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि यहाँ माध्यम की आवश्यकता होती है। आप अपने परिभाषा में भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, किसी माध्यम के द्वारा अगर परागकण जो है कि उसी नस्ल के दूसरे पौधे पर अगर जा रहे हैं तो वह क्रिया भी पर परागण की श्रेणी में आता है, ठीक है। और माध्यम क्या हो सकता है? जंतु हो सकते हैं, जल हो सकता है, वायु हो सकता है, कीट पतंगे हो सकते हैं, इत्यादि माध्यम हो सकते हैं जिसके द्वारा
परागकण जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प पर जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे निषेचन की। निषेचन किसे कहते हैं? तो बच्चों अगर निषेचन की बात की जाए, निषेचन इसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब निषेचन के लिए हम देखते हैं, निषेचन के दौरान क्या होता है बच्चों, यह हमारे पुष्प का जो है यह मादा भाग है और यहीं से मान लीजिए हमारे पुष्प का ये नर भाग है। इसी नर भाग से परागकण जो है वो यहाँ पर ड्रॉप आउट होता है। यहाँ से यहाँ तक के आने की क्रियाविधि परागण कहलाती है। ठीक है, यानी परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर गिरना ही या पहुँचना ही परागण कहलाता है। लेकिन अब परागकण का जो है वो वर्तिकाग्र से, यह हमारा वर्तिकाग्र है, सरफेस एरिया, वर्तिकाग्र से परागकण का वर्तिका नली से होते हुए, यह हमारी वर्तिका नली है, वर्तिका नली से होते हुए अंडाशय तक पहुंचना, यानी ट्रैवल करते हुए यहाँ से परागकण बिल्कुल नली से होता हुआ हमारे अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड के अंडाणुओं से जाकर अगर संयुग्मित होता है तब, यानी यहाँ से ट्रैवल करते हुए हमारा परागकण आकर अंडाणु से अगर मिलता है तब जाकर यह क्रिया निषेचन कहलाती है। तो बिल्कुल आसान है बच्चों निषेचन की परिभाषा, यानी परागकण का वर्तिका नली से होते हुए बीजांड के अंडाणु कोशिका से संयुग्मित होना निषेचन कहलाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा निषेचन की परिभाषा कंप्लीट होती है, जहां पर परागकण का वर्तिका नली से होते हुए बीजांड के अंडाणु कोशिका से संयुग्मित होना यानी मिलना, यह क्रिया जो है वह निषेचन कहलाती है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे निषेचन के प्रकारों की और निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों की, यहाँ तक कि निषेचन में किस प्रकार से कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं यह भी हम अगले सेशन में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई टॉपिक हमारे इस वीडियो में नहीं समझ में आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।